चंद्रोदय एक अनुशीलन बुद्ध चरित चंद्रोदय महाकवि श्री विनीत विक्रम बौद्ध द्वारा प्रणीत एक ऐतिहासिक धार्मिक महाकाव्य है। इस विशद प्रबंध काव्य में करुणावतार भगवान गौतम बुद्ध के लोकपावन चरित्र को सर्व सुलभ बनाने की संकल्पशीलता के दर्शन होते हैं। साथ ही प्रौढ़ता लिए हुए रचनात्मक उत्कर्ष और लक्ष्य सिद्धि दोनों को सहज ही देखा जा सकता है। राजशेखर के अनुसार जो शब्दों, अर्थों और उक्तियों में कुछ नए भावों को देखने की शक्ति रखता है और अपनी प्रखर प्रतिभा से अलौकिक वस्तु का उन्मेष करता है, उसे ही महाकवि कहा जाना चाहिए। काव्य मीमांसा की यह टिप्पणी यदि दृष्टिगत रखी जाए तो विनीत जी की उन्मेषकारी काव्य दृष्टि इस प्रबंध काव्य में परिलक्षित होती है। महाकाव्य की रूढ़िगत परंपराओं के पालन से लेकर मौलिक उद्भावनाओं की परिपूर्णता, अभिव्यक्ति कौशल एवं साहित्यिक उदात्तता आदि सभी का समन्वय उनके इस प्रबंध काव्य में समाहित है। काव्य के आद्योपांत अनुशीलन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विनीत जी का यह विशद महाकाव्य भगवान बुद्ध और उनके लोक कल्याणकारी धम्म के विभिन्न सोपानों को व्याख्यायित करने का श्लाघनीय प्रयास है। प्रथम संस्करण की अपनी बात में कवि ने स्वयं कहा है कि बुद्ध का जीवन चरित्र एक महासागर है जो अनेक निकायों, निपातों, सुत्तों और वृत्तों से भरा पड़ा है। उस महासागर का अवगाहन करके धर्म तत्व रूपी रत्नों को निकालकर उन्हें एक सूत्र में पिरोने का महाप्रयास निश्चय ही प्रशंसनीय है। भगवान बुद्ध को लेकर पाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि अनेक विश्व भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना की जा चुकी है, फिर भी लोक भाषा अवधि की सरल दोहा चौपाई शैली में इस महाचरित्र पर अभी तक कोई सार्थक कथा काव्य नहीं लिखा गया था। बुद्धचरित चंद्रोदय लिखकर विनीत जी ने पहली बार इस कमी को पूरा करने का सफल प्रयास किया है। इस दृष्टि से यदि मूल्यांकन किया जाए तो यह महाकाव्य हिंदी साहित्य की एक अनुपम उपलब्धि के रूप में हिंदी काव्य प्रेमियों के हृदय में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाकर रहेगा। इसके साथ ही समतामूलक समाजरचना में विश्वास रखने वाली पीढ़ियां इसे संजोकर रखेंगी और युग युगांतर तक इससे प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। इस प्रकार यह कालजयी महाकाव्य मानवता के सतत विकास में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करता रहेगा। काव्य शास्त्रियों का मत है कि किसी रचना को समझने के लिए रचनाकार को समझना आवश्यक है। इस दृष्टि से देखें तो कविवर विनीत जी का जन्म और पालन पोषण विंध्याचल के ग्रामीण परिवेश में फसलों को जीवन देकर लहलहाने वाली तमसा नदी के किनारे सोनवर्षा गांव के एक कृषक परिवार में हुआ था। रसवंती की सरस लहरों ने कवि के किशोर मन को मोहित करके उसके अंतर्मन में काव्य की रसधारा बहा दी, तो क्या आश्चर्य है। तभी तो किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक उसकी अथक लेखनी से अजस्र काव्यश्रिता प्रवाहित होती रही। सोमिलता गीत काव्य से प्रारंभ करके शंबुकवध और नागौर का नाहर खंड काव्य लिखकर ही उसे संतोष नहीं हुआ। ये तो उसके काव्य क्षेत्र में प्रवेश की सूचक रचनाएं थीं। इसके बाद जब उसने प्रबंध काव्यों के लेखन की श्रृंखला प्रारंभ की तो चंद्रगुप्त मौर्य, पांडव पुराण, चारुवाक और जयदेव नामक 4 विशद महाकाव्य लिख डाले, जिनमें सबके सब प्रकाशित, प्रसारित, समीक्षित एवं समादृत हैं। इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य को मध्य प्रदेश शासन की ओर से पुरस्कृत किया गया, तो जयदेव को स्थानीय साहित्यकारों की ओर से सम्मानित किया गया। इन सभी महाकाव्यों में रूढ़िगत जड़ता के विरोध के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुत्व, मानवाधिकार एवं सामाजिक समानता के तत्व विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म की उदात्त जीवन दृष्टि पाकर यही सब तत्व उसके 5वें महाकाव्य बुद्धचरित चंद्रोदय में अधिक सशक्त और जीवंत रूप में उद्घाटित हुए हैं। हिंदी साहित्य में ही नहीं, कदाचित विश्व साहित्य में अभी तक किसी एक कवि द्वारा 5 विशद एवं सफल महाकाव्य नहीं लिखे गए हैं। यह एक ऐसा कीर्तिमान है जिसे आसानी से तोड़ पाना संभव नहीं है। इस कसौटी पर विनीत जी बेजोड़ हैं और उनका समग्र मूल्यांकन शायद आने वाली कई पीढ़ियों में भी पूरा न हो सकेगा।
अस्तु ऐसे महाकवि के ऐसे महाकाव्य का समयक मूल्यांकन इस संक्षिप्त आलेख में संभव तो नहीं है, फिर भी कुछ प्रयास तो किया ही जा सकता है। कथा विन्यास, तो आइए इस प्रयास का सूत्रपात महाकाव्य की कथा वस्तु से किया जाए। जैसा पहले बताया है, बुद्ध का चरित्र एक महासागर है। कवि ने उस महासागर का अवगाहन करके उससे जा चुका चमकते हुए मोतियों को निकालकर उन्हें एक सूत्र में पिरोकर जो मोहक माला बनाई, वही बुद्ध चरित चंद्रोदय है। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों से विशिष्ट प्रसंगों का चुनाव करके कवि ने जिस ढंग से उन्हें संयोजित करते हुए एक कथा काव्य का रूप प्रदान किया है, वह उसके कथा विन्यास की अद्भुत क्षमता का परिचायक है। विभिन्न कथा प्रसंगों को इस कुशलता से विन्यासित किया गया है कि कथा प्रवाह में कहीं लेशमात्र भी अवरोध या शिथिलता नहीं आने पाई। पूरी कथा वस्तु को कवि ने 8 पर्वों और 64 सर्गों में विभक्त किया है। आदि पर्व में सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके गृहत्याग तक की कथा है। संबोध पर्व में सिद्धार्थ की तपस्या, बोधि प्राप्ति और धर्मचक्र प्रवर्तन के महत्वपूर्ण प्रसंग समाहित हैं। मगध और कौशल पर्व दीक्षा पर्व हैं, जिनमें सम्राट बिंबिसार, पसेंदी, प्रसेनजित, सारिपुत्र, महामौदगल्यायन, अंगुलिमाल, राष्ट्रपाल एवं काश्यप बंधुओं के दीक्षित, प्रवज्जित और उपसंपन्न किए जाने के प्रसंग समाविष्ट किए गए हैं। कपिल पर्व में राहुल और नंद के अलावा देवदत्त, आनंद, अनिरुद्ध आदि शाक्य कुमारों के साथ साथ उपाली नाई की धम्म दीक्षा भी शामिल है। भिक्खुनी पर्व में भिक्खुनी संघ की स्थापना के साथ साथ प्रजापति, यशोधरा और कल्याणी सहित 500 शाक्य वंशीय कुल कामिनियों के उपसंपन्न होने का वृत्तांत है। इनके अलावा गणिका अम्बपाली, चांडाल कन्या प्रकृति, पटाचारा, कुंडलकेशा और विशाखा आदि भिक्खुनियों के रोचक इतिवृत्त समाविष्ट किए गए हैं। संवाद पर्व में बुद्ध का भ्रमण और धर्म प्रचार का कार्य अनवरत रूप चलता है। भिन्न भिन्न स्थानों में उन्हें भिन्न भिन्न जिज्ञासु और शंकालु लोग मिलते हैं, जो विभिन्न विषयों पर चर्चाएं करते हैं। बुद्ध उन सबको संतुष्ट और समाधानित करते हैं। यक्ष, वशिष्ठ, अश्वलायन, कूटदंत, लोहित, ऐसुकारी आदि प्रमुख चर्चाकार हैं। उत्तर पर्व में कथा अपने उतार पर आ जाती है। बुद्ध की शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। विरोधियों द्वारा उनका अपघात करने और उन्हें अपमानित करने के अनेक षड्यंत्र रचे जाते हैं। सुदत्त, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, प्रजापति, यशोधरा आदि प्रधान शिष्य और सहायक एक एक करके कालकवलित हो जाते हैं। अंत में विश्व के सबसे बड़े विचारक और सबसे बड़े उपदेशक महामानव गौतम बुद्ध भी महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। तब उनकी पवित्र अस्थियों के समयक विभाजन के बाद मांगलिक दोहों के साथ काव्य का समापन होता है। बरन बरन भव भय हरन, चरण चरण भवसूल करु समापित काव्य अब मंजुल मंगल मूल भाषा शैली चंद्रोदय की भाषा अवधि है। कवि इस भाषा में पांडव पुराण महाकाव्य पहले ही लिख चुका है, अत उसे इस भाषा पर पूर्ण अधिकार है। अवधि में प्रबंध काव्यों की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। जायसी का पद्मावत और तुलसी का रामचरितमानस इसी परंपरा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बुद्धचरित चंद्रोदय उसी परंपरा की एक सशक्त कड़ी के रूप में प्रणीत हुआ है। जहां एक ओर पद्मावत में ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है, वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस में संस्कृत गर्भित तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बुद्धचरित चंद्रोदय के कवि ने मध्यम मार्ग अपनाया है। उसमें दोनों ही शैलियों का समावेश है। फिर भी भाषा के मामले में वह जायसी के बजाय तुलसी के अधिक नजदीक जान पड़ता है। वर्णनात्मक प्रसंगों में कवि ने तत्सम शब्दों से युक्त संस्कृत गर्भित समास बहुल कोमल कांतपदावली का प्रयोग किया है। ऐसे स्थलों पर माधुर्य गुण की अच्छी योजना हुई है। बुद्ध के रूप वर्णन में देखिए दीपित तेज प्रदीपित ओजु, कदन मदन मद बदन सरोजु, ताप विमोचन लोचन चारु, सीप समाहित सिंधु अपारु,
इसके विपरीत संवाद योजना में कवि ने तद्भव शब्दों से युक्त आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे प्रसंगों में हिंदी, उर्दू, बघेली, बुंदेली, अवधी आदि सभी भाषाओं के शब्द बिना किसी संकोच के स्वीकार किए गए हैं। अत ऐसे स्थलों पर प्रसाद गुण की अच्छी योजना है। एक ग्राम्यबाला के उद्गार देखिए, जो वनमार्ग पर जाते हुए सिद्धार्थ को अपने गांव में बस जाने का आग्रह करती है। एक कहे कुटी देवी छबाई, हमरे ही गांव बसहु किन आई रोज दरस मिली जाए बिहन्ने। जमपुर जाए सरगु का कन्ने मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रचुर प्रयोग से भाषा में बड़ी शक्तिमत्ता और सजीवता आ गई है। लक्ष्यवेध में विफल होने वाले प्रत्याशियों की स्थिति का चित्रण करने में मुहावराबंदी की एक बानगी लीजिए। मूछ मरोरत जे भट आए, लौटी आए बीर बजावत गाला, लौटी गए ते पूछ दबाए गए नत ठोंकत भाला। इसी प्रकार प्रकृति को आनंद के प्रति आसक्त देखकर उसकी माता मतंगी की डांट फटकार में लोकोक्तियों का जायजा लीजिए। दीप न तेल भई भली बौरी, खान चहे भर पेट पकौड़ी, जुरत परी भर छाछ न जोरा, तो केहे दूध चाहिए भरी खोरा। इसी प्रकार वेद पुराण निंदक बौद्ध भिक्षुओं के प्रति राष्ट्रपाल के पिता का अमर्ष भी लोकोक्तियों के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। ऋषि मुनि लेख भय सब कांचे, मूर मुड़ाई श्रमन सब सांचे, नीम चढ़ी अस कहे करेली, मोते बाढ़ी न गुर कै भेली। चरित्र चित्रण चंद्रोदय में गौतम बुद्ध का चरित्र चित्रण सर्वांगीण रूप से हुआ है। उनमें शील, सदाचार, करुणा, मैत्री, संभाव, अहिंसा, अक्रोध, अपरिग्रह, सत्य, शौर्य, धैर्य आदि सभी मानवीय गुणों का पूर्ण उत्कर्ष दिखाया गया है। यह सब होते हुए भी वे टीका टिप्पणी से परे नहीं रह पाए हैं। उन पर अनेक आरोप लगाए जाते हैं और विरोधियों द्वारा कटु आलोचना की जाती है। बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति रखते हुए भी कवि ने बुद्ध विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने का प्रयास नहीं किया। देवदत्त, दंडपाणि, चिंचा, मातंगी आदि के द्वारा की गई कटुक्तियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि कवि की भक्ति भावना उसके निरपेक्ष कवि हृदय पर हावी नहीं हो पाई। अन्य पात्रों का चरित्र चित्रण आंशिक रूप से ही हो पाया है, फिर भी वह सहज, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। देवदत्त की ईर्ष्या, अहंकार, पदलिप्सा, क्रूरता, कठोरता, कामुकता, कुटिलता और षड्यंत्र प्रियता आदि का चित्रण बड़ी कुशलता से हुआ है, जो उसे एक सशक्त खलनायक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। यशोधरा की तेजस्विता, तपस्विता, पुत्र प्रेम, पतिपरायणता, शील और स्वाभिमान का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविकता के साथ किया गया है, जो उसे गौतम बुद्ध जैसे महानायक की उपयुक्त नायिका के रूप में प्रस्थापित करते हैं। इनके अलावा सारिपुत्र पर दुख का तरता, मौदगल्यायन की निर्भीकता, महाकाश्यप की अनुशासन प्रियता, आनंद की सेवा भावना, विशाखा की उदारता, सुदत्त की दानशीलता, अम्बपाली की भक्ति भावना आदि का चित्रण भी बड़ी सफलता से किया गया है। संवाद शिल्प संवाद योजना इस प्रबंध काव्य का बहुत प्रबल पक्ष है। पूरी कथा वस्तु संवादों के माध्यम से ही अग्रसरित होती है। शायद ही ऐसा कोई सर्ग हो जिसमें कोई संवाद योजना न हो। चंद्रोदय के संवादों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश में सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध स्वयं पक्ष के विद्यमान रहते हैं, जबकि विपक्ष के पात्र बदलते रहते हैं। ऐसे संवादों की संख्या बहुत सीमित है, जिनमें पक्ष विपक्ष दोनों में ही बुद्ध के अलावा अन्य पात्र आए हों। संवादों की भाषा सरल, सुबोध और मुहावरेदार है। तर्कों के साथ साथ उनमें सूक्तियों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। संवादों के कारण पूरे काव्य में एक अद्भुत नाटकीयता का समावेश है। कुछ संवादों में प्रश्न और उत्तर बहुत संक्षिप्त और सटीक रखे गए हैं। गौतमयक्ष संवाद से कुछ उदाहरण लीजिए, जहां एक चौपाई में प्रश्न है तो दूसरी में उसका उत्तर। रुज बड़ कौन कवन बड़ भारू, मार्गु कौन सुगम संसारू, भूखी रोग रिन्ही बड़ भारू।
मार्गो मध्य सुगम संसारो। कुछ संवादों में प्रश्नकर्ता के प्रश्न के बदले में बुद्ध प्रति प्रश्न करते जाते हैं और प्रश्नकर्ता स्वयं ही उनका समर्थन करने को विवश हो जाता है। जैसे बुद्ध अश्वलायन संवाद में अश्वलायन बार बार यह कहने के लिए विवश होता है, मनुजातन में जात न कोई, सो सब सत्य कहो तुम जोई, निज केहे विप्र तभो बढ़ कहीं, हे गौतम तब ज्ञान न गहीं। कुछ संवादों में प्रश्नकर्ता बुद्ध के प्रति प्रश्नों के तर्कजाल में उलझकर इस प्रकार निरुत्तर हो जाता है कि उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। बुद्धवशिष्ठ संवाद में वशिष्ठ की यह दयनीयता द्रष्टव्य है। मौन भयो कछु बोली न पावा, उतर न आए पसीन ही आवा, छटपटाई लही छेद न छन्ना, मानहु मूस फंसेउ मुस्पन्ना। कुछ संवादों में प्रश्नकर्ता प्रश्न करने के बाद निष्क्रिय श्रोता बनकर रह जाता है और गए प्रश्न का लंबा विवेचन करते चले जाते हैं। ऐसे संवाद शिक्षाप्रद भले ही हों, पर उनमें रोचकता और नाटकीयता की कमी परिलक्षित होती है। बुद्ध अपने विपक्षी को उक्ति कौशल से ऐसा मौका कभी नहीं देते कि वह उनकी बराबरी के धरातल पर रहकर वाद विवाद कर सके। वाद विवाद शैली के बजाय वे प्रश्नोत्तर शैली में अधिक विश्वास करते हैं और वाद विवाद की स्थिति होने के पूर्व ही वे विपक्षी को अपने प्रश्नों के जाल में उलझाकर असहाय कर देते हैं। कुछ संवादों में बुद्ध अपने विपक्षी को पूरा मौका देते हैं कि वह अपने मन का मलाल निकाल ले, जो कहना चाहे कहे। उसके बाद वे एक एक बिंदु का ऐसा सटीक उत्तर देते हैं कि विपक्षी की बोलती बंद हो जाती है। दंडपाणी, उदाई, बिंबिसार, महामंत्री, राजपुरोहित आदि के साथ जो संवाद हुए हैं, उनमें यही शैली अपनाई गई है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत प्रबंध काव्य में संवादों की अनेक शैलियां अपनाई गई हैं और संवादों की दृष्टि से यह एक सफल महाकाव्य कहा जा सकता है।